हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर का 6th लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 2.5, तो उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इज 10 न्यूटन। मतलब 2 पॉइंट चार्जेस हैं, मान लेते हैं Q1 और Q2, ठीक है, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। तो फोर्स बोल रहा है कि वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम है यहाँ पे, तो फोर्स कितना लग रहा है इनके बीच में? 10 न्यूटन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R²। ये वैक्यूम में होता है ना, फोर्स इन वैक्यूम है ये, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं FV, ठीक। अब क्या बोल रहा है? इफ द सिस्टम इज इमर्ज्ड इन अ मीडियम, फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स 0.5 न्यूटन। मतलब अगर हम इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रख दें, ठीक है, पूरे सिस्टम को एक मीडियम के अंदर डाल दिया। अब ये कोई मीडियम है, ठीक। अब इनके बीच में फोर्स बोल रहा है कि हो जाता है 0.5 न्यूटन। तो मतलब फोर्स इन अ मीडियम, FM बोल देते हैं उसको, ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन R²। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना कि जो भी फोर्स लगता है वैक्यूम के अंदर उसको डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन R से, तो हमारा आ जाएगा फोर्स इन अ मीडियम, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, इसको लिख लेंगे FV अपॉन एप्सिलॉन R, ठीक। और FV की वैल्यू दे रखी है, ये मीडियम की वैल्यू भी दे रखी है 0.5, तो रख देंगे वैल्यू 0.5 इक्वल टू 10 अपॉन एप्सिलॉन R, ठीक है। और एप्सिलॉन R क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा 10 अपॉन 0.5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 20। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, एप्सिलॉन R की कोई यूनिट नहीं होती। यहाँ से देख लेते हैं, देखो ये भी फोर्स भी न्यूटन है और ये वाला फोर्स भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन R की यूनिट कुछ नहीं होगी, ये डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो यही पूछा था उसने कि रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम की वैल्यू क्या होगी, तो हमने वो निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं अपना। इसमें सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। ये कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोर करता है बेसिकली, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे कितनी एनर्जी करता है, कैसे करता है, ठीक। तो ये बनता कैसे है कैपेसिटर, ठीक है। आप ये इतना समझ लीजिए कि ये कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में करता है वो भी देखेंगे, बस एनर्जी स्टोर करने का काम आता है। और उस एनर्जी को हम यूज़ कैसे करेंगे वो भी देखेंगे बाद में, ठीक है। धीरे धीरे समझेंगे। पहले ये देख लेते हैं कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर, ये बोल रहा है कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटेंस एक वैल्यू भी होती है। जैसे रजिस्टर होता है, रजिस्टर आपने पढ़ा होगा, उसकी वैल्यू क्या होती है? रेजिस्टेंस। वैसे ही एक कैपेसिटर होता है, उसकी एक वैल्यू भी होती है, कैपेसिटेंस, ठीक है। वो भी देखेंगे क्या होता है। तो ये बोलता है कि अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। मतलब 2 कंडक्टर ले लीजिए, 2 कंडक्टर कैसे भी हो सकते हैं, आप ऐसे ले लीजिए, कोई कंडक्टर ले लो, ठीक है। ऐसा ले लो, ये ले लेते हैं, ठीक। अब ये सिस्टम, इस सिस्टम को ही कैपेसिटर बोलते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसमें एनर्जी स्टोर करने के लिए हमको इसमें कंडक्टर्स के ऊपर चार्ज डालना पड़ता है, इसको चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। एनर्जी स्टोर करवानी है इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, तो इसमें हम चार्ज डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो चार्ज होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि इस पर हम डाल देते हैं कुछ, मान लो एक पे पॉजिटिव डाल देते हैं, ठीक है, एक पे पॉजिटिव डालते हैं और एक पे नेगेटिव डाल देते हैं, नेगेटिव। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा दूर बना देता हूँ,
क्योंकि इसको थोड़ा दूर बना देते हैं, बताऊंगा मैं ऐसा क्यों किया। मान लो कि वही कंडक्टर है ये, ठीक है, जिस पे हमने पॉजिटिव चार्ज डाला था। तो जो भी चार्ज देंगे हमें पता है वो कहाँ पे आ जाता है, वो आ जाता है सरफेस के एक्सटर्नल सरफेस पे, ठीक है। और इस पे डाल दिया हमने नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो एक कंडक्टर पे नेगेटिव, इसको ले लेते हैं ए और ये ले लेते हैं बी। तो ए पे पॉजिटिव, बी पे नेगेटिव, ठीक। अब होगा क्या, अभी ये मान ले तो दोनों पे सेम चार्ज है, ठीक है। अगर ये सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, अगर ये अभी दूर दूर रखे हुए हैं तो इस पे चार्ज बराबर फैला होगा, इस पे भी जो नेगेटिव चार्ज है वो भी फैला होगा चारों तरफ, ठीक। अब अगर इन दोनों को आप बहुत पास ले आते हो, अभी ये काफ़ी दूर है, ठीक है, मान लो कि बहुत दूर दूर रखे हैं, तो एक का चार्ज दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा क्योंकि काफ़ी दूर है, ठीक। अब जब आप पास में ले आते हो क्या क्या होगा बताओ, अगर आप पास में लाते हो ये पॉजिटिव चार्ज और ये बॉडी मान लो नेगेटिव चार्ज, ऐसा दोनों बॉडी को ए और बी को पास में ले आते हो तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा इस तरफ, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज भी ऐसे इकट्ठा हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया इधर। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों पास में आ जाएंगे, ठीक है। पास में मतलब जितना पास आ सकते हैं उतना पास आ जाएंगे, ऐसा होगा कंडक्टर में। ये चार्जेस अपने आप को एडजस्ट भी करते हैं ऐसे, ठीक है। जब आप पास में लाओगे ना तो ये जो पहला ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा था अब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो चार्जेस होते हैं ये अंदर फ्री मूव करते हैं, फ्री मूव कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर, यहाँ से वहाँ भाग सकते हैं, लेकिन जाएंगे सरफेस पे ही, ठीक है, होगा सरफेस के ऊपर ही, इधर इकट्ठा हो जाएगा। और नेगेटिव वाला इस साइड इकट्ठा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों पास पास जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन आ जाएगी। अच्छा ये तो अब क्या होगा इसमें, अब ये होगा कि देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज में घुस जाती है, तो ये देखो ऐसे घुस जाएगी। और हमें पता है कि परपेंडिकुलर ही ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे करके ये निकल जाएगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यहां पे घुसेगी, यहां से निकलेगी, यहां पे घुसेगी, ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में घुस जाएगी, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये इसी के अंदर हमारी एनर्जी स्टोर होगी, और वो भी बताएंगे हम कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। लेकिन यही होता है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो ऐसा हमने एक सिस्टम बना लिया कि दो कंडक्टर लिए, दोनों को चार्ज दे दिया, बराबर दे दिया, ठीक है। आमतौर पर बराबर ही होते हैं, अलग अलग भी दे सकते हो, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि बराबर है, ठीक है। हमारे कोर्स में ऐसे ही कैपेसिटर है जो जिस पे चार्ज बराबर आता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों पास पास आ जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगी, यहाँ घुस जाएगी, यहाँ से निकलेगी, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्चुअली वहीं पे एनर्जी, उसी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, ठीक है। उसका एक्सप्रेशन जो भी होगा बाद में देखेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये एक कैपेसिटर बन जाता है। कैपेसिटर तो ये है, कैपेसिटर है क्या, दो कंडक्टर को ले लो और उनके बीच में थोड़ा सा गैप रख दो, और जिसके बीच में ये लिखा हुआ है ना, कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। मतलब इंसुलेटर क्या हुआ, इंसुलेटर तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे हवा हो गया, हवा भरी है ना यहाँ बीच में, हवा भी तो इंसुलेटर है, यहाँ पे हवा है, ठीक है। तो बाद में अभी वो भी देख लेंगे कि कोई मीडियम डाल देंगे तो क्या होगा, वैक्यूम भी इंसुलेटर है, ठीक है। इंसुलेटर का मतलब हुआ कि अगर ये पॉजिटिव भाग के नेगेटिव के पास तो नहीं चला जाएगा ना, ऐसे नहीं जाएगा ना, इसका मतलब बीच में इंसुलेटर है, इसीलिए नहीं जा रहा। अगर आप यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक तार जोड़ दोगे, एक वायर जोड़ दोगे, मेटेलिक वायर, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कहाँ इंसुलेटर बचा, ये तो कंडक्टर हो गया, मतलब बीच में कंडक्टिंग आ गया मीडियम। इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये हम कोशिश करते हैं कि ये आपस में ना मिले, अगर मिल जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही खत्म हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी तो एनर्जी बचेगी कहाँ, ठीक है। इसीलिए इनके बीच में एक इंसुलेटर डाला जाता है ताकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना मिल पाए, ठीक है।
और यहाँ पे इनका कुछ पोटेंशियल भी होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ना पोटेंशियल दोनों कंडक्टर्स का, तो उसको मान लेते हैं वी ए का पोटेंशियल और वी बी का पोटेंशियल, ठीक है, दोनों का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो इससे भी हम कुछ रिलेशन निकालेंगे। ये कुछ चार्ज होगा इनके ऊपर, इसको मान लेते हैं प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू। देखो चार्ज अलग अलग भी हो सकता है, Q1 Q2 भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारे कोर्स में इतना ही है कि दो कंडक्टर को बराबर चार्ज दिया जाए, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाए, ठीक है। अगर अलग अलग चार्ज होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उधर भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उधर होगी, मतलब यहाँ जा रही होगी, लेफ्ट में भी जा रही होगी, राइट में भी जा रही होगी, तो फिर हमारा जो कैपेसिटर है ये बनाया मैंने सिस्टम, ये इसमें एनर्जी कन्फाइंड नहीं हो पाएगी। आ रहा समझ में? देखो मान लो कि अगर इसके ऊपर अलग चार्ज दे दिया, इस पे अलग चार्ज दे दिया, तो होगा क्या, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ होगी, साथ में यहाँ भी होगी, बाहर को लेफ्ट साइड में भी होगी इधर, और यहाँ पे राइट साइड में भी होगी। तो एनर्जी हमारी एक तरीके से फैल गई ना, एनर्जी हमको फैलानी नहीं है, ठीक है, हमको एक छोटे से स्पेस में कन्फाइंड रखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड रहेगी छोटे से स्पेस में, तो एनर्जी भी कन्फाइंड रहेगी, इससे हमारा कैपेसिटर छोटा हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो Q है इसको बोलते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है। एक पे Q है, एक पे प्लस Q है, एक पे माइनस Q है, तो हम Q बोल देते हैं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, Q इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर। आप समझ लीजिए कि ये कैपेसिटर, ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरे को कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो चार्ज है, एक्चुअली टोटल चार्ज तो जीरो है ना। अगर मैं बोलूंगा कैपेसिटर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो। इसीलिए अब ऐसे नहीं बोला जाता कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, चार्ज तो टोटल जीरो ही है, तो इसीलिए एक चार्ज से बोला जाता है, एक कंडक्टर को उठा लो और उसके ऊपर देख लो कि कितना चार्ज है, फिर वो बोला जाता है कि इतना चार्ज है कैपेसिटर पे, ठीक है। अगर हम टोटल चार्ज ही जीरो बोल देंगे तो पता नहीं चल पाएगा ना कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या होगी, ऐसा लगेगा कि दोनों न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसीलिए टोटल चार्ज नहीं बोलते, हम बोलते हैं Q इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। लेकिन टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज जीरो है, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो, ठीक है। लेकिन टोटल चार्ज हम यूज नहीं करते हैं ऐसे, ठीक है। और देखो ये इसका पोटेंशियल है VA और B का पोटेंशियल है VB, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको बोलेंगे VA माइनस VB इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे बोला जाता है, VA माइनस VB इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स ऑफ द कैपेसिटर, या फिर ऐसे भी बोला जाता है VA माइनस VB इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। अक्रॉस द कैपेसिटर बोल देंगे, अक्रॉस द कैपेसिटर। तो अगर कोई बोले कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कैपेसिटर, अब समझ लेना कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। इस VA माइनस VB को हम सिंपली VB बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें बार बार हम VA माइनस VB नहीं लिखेंगे, हम V लिख देंगे। तो हम बोलते हैं कि ये जो VA माइनस VB है, सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम V बोल देंगे, V, ठीक है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V भी बोल सकते हो, लेकिन बुक्स में लिखा रहता है V, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, VA माइनस VB को हम पोटेंशियल डिफरेंस को V मान लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, ये कैपेसिटेंस, एक मिनट, कैपेसिटेंस
इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इसको लिखेंगे हम द कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की, हर कैपेसिटर की कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगी, तो कितनी होगी, वही है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर is defined as the charge stored per unit potential difference across the capacitor। क्या मतलब हुआ कि जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटेंस है इसका सिंबल होता है सी, ठीक है। कैपेसिटेंस सी, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज स्टोर्ड, वही वाला चार्ज। अब टोटल चार्ज की बात नहीं कर रहा, ये एक कंडक्टर पे चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है। क्यू, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, मतलब वही वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो उसको हमने सिंपली वी मान लिया था, तो क्यू बाई वी हो जाएगा। तो क्यू क्या चीज है, क्यू इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, ऐसे बोलेंगे एक कंडक्टर के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो वाला चार्ज, ठीक है। दैट चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी था, उसको हमने वी मान लिया था, तो क्यू बाई वी, सिंपल, ठीक है। तो ये हम ऐसे कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं। कैपेसिटेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये बताता है कि कोई कैपेसिटर कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे पानी की टंकी होती है, कोई 500 लीटर, कोई 1000 लीटर, ठीक है। हर टंकी की अपनी कैपेसिटी होती है, कितना पानी वो स्टोर कर सकता है। वैसे ही ये कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटी बताता है ये कि कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इस कैपेसिटेंस की यूनिट भी होती है कुछ। इसकी यूनिट हो सकती है, ऐसे बोल सकते हैं कूलम पर वोल्ट, लेकिन इसकी एक यूनिट बनाते हैं हम। इसकी यूनिट होती है, इट्स एसआई यूनिट इज फैरड, ठीक है। ये फैरड एक साइंटिस्ट था, तो उसके नाम पे इसकी यूनिट रख दी, ऐसे लिखते हैं इसको एफ, ठीक है। आप समझ गए ना कैपेसिटेंस क्या होती है, कि किसी भी कैपेसिटर की कोई कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो उसकी कैपेसिटी शो दिखाता है। तो वही कैपेसिटेंस है, ठीक है। इसके बारे में और पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो हमारे कोर्स में जो हमने ये बनाया ना, ऐसे दो कंडक्टर बना दिए, ऐसे तो कोई भी दो कंडक्टर बन सकते हैं, कोई रॉड बना लो, कोई सिलेंडर बना लो, कोई स्फेयर बना लो, ठीक है, प्लेट बना लो। तो हमारे कोर्स में एक ही टाइप का कैपेसिटर है, और वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब वो जो दो कंडक्टर हमने बनाए थे, उसको आप दो प्लेट से रिप्लेस कर दो, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मतलब दो लार्ज कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है। पैरेलल प्लेट्स ऐसे बना लेते हैं, लार्ज है, बहुत बड़ी, ऐसे बना लो, और इसकी कुछ थिकनेस भी बना लेते हैं, चलो, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए थोड़ा मोटा बना रहा हूँ प्लेट को, लेकिन इतनी मोटी प्लेट नहीं होती, काफ़ी पतली होती है, और ये बड़ी होती है, ठीक है। और ये लार्ज का मतलब ये हुआ कि हम ये मान सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो गैप है, वो लार्ज का मतलब ही बताता हूँ, रुक जाओ अभी। ये क्या हो गया, ये दो प्लेट हो गई,
और दोनों के बीच में डिस्टेंस ऐसा समझ लो काफ़ी कम है, ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये डिस्टेंस तो छोटा, मतलब ये ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, लेकिन है मतलब होता कम है, मैंने आपको ज़्यादा पढ़ा के दिखा रखा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, कुछ कुछ डिराइव करेंगे, कुछ इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा ये बड़ा करके दिखा रखा है। आप ये समझ लीजिए कि ये प्लेट्स काफ़ी बड़ी हैं, ठीक है, मतलब अब ये आपको रॉड लग रही होगी, लेकिन ये ऐसा समझो कि मैं 3D में बनाने की कोशिश करूँ, 3D में ऐसे बनेगी, 3D में, ठीक है, ये प्लेट्स हैं ऐसे, ये हो गया, ये समझ लो ऐसे हो गया, ठीक है। एक और प्लेट बना लेते हैं, ये लो ऐसा हो गया। तो ऐसे दो प्लेट्स हैं, ये, ठीक है, दो प्लेट्स हैं, पैरेलल हैं, और ये जो एरिया ना इनका, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, इसको ले लेते हैं ए, एरिया, ठीक है। तो ऐसे ही इसका भी एरिया उतना ही होगा, ठीक है, सेम है, दोनों प्लेट्स एकदम बिल्कुल सेम है। और ये जो एरिया है, इनके बीच में कुछ गैप भी तो होगा, डिस्टेंस, इसको ले लेते हैं डी, इसको एरिया ले लेते हैं ए, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी, ये डी ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो यही हमने यहां पे बना रखा है सिंप्लिसिटी के लिए, इसलिए मैंने आपको मतलब 2D में बनाया है। आप ये समझिए कि एक्चुअली में ऐसा रखा हुआ है, और ये हम यहां से देख रहे हैं, इस तरफ से देखेंगे इसको तो हमको ऐसा दिखेगा ना, ठीक है, प्लेट्स हैं ये कंडक्टिंग प्लेट्स। और ये क्या बोलना चाह रहा है, लार्ज कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स। अब आप ऐसा लग तो नहीं रहा कि लार्ज है, लेकिन हम डायग्राम ऐसा बनाया है कि ऐसा लग रहा है कि एरिया कुछ ज़्यादा नहीं है, लार्ज कहाँ से आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो एरिया है, एरिया मतलब ए इज़ वेरी मच लार्जर देन, क्या बोल सकते हैं उसको, एक मिनट, एरिया इज वेरी लार्ज as compared to compared to distance between the plates, ठीक है, between the plates, मतलब आप समझ लीजिए कि एरिया, ये जो हाइट है इसकी, ये हाइट हो गई समझ लो, अगर इसको आप 1 मीटर लेते हो, और ये जो ब्रेड्थ है, डेप्थ, इसको भी 1 मीटर लेते हो, तो 1 मीटर का 1 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। ये स्क्वायर प्लेट ले लो 1 मीटर बाय 1 मीटर का, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या, अगर ऐसा है 1 सेंटीमीटर, तो ये तो बहुत कम है कि नहीं है कम। ये एक मीटर की डायमेंशन के प्लेट्स हैं, और इनके दोनों के बीच में गैप क्या, 1 सेंटीमीटर। तो ये इसको हम बोलते हैं, ऐसे कन्फिग्रेशन को बोलते हैं कि लार्ज पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। लार्ज का मतलब इसका जो साइज है प्लेट का वो काफ़ी बड़ा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। क्लोज रखी गई हैं दोनों प्लेट्स, ठीक है, और हमारे कोर्स में यही है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि इसके ऊपर, अब देखो कैपेसिटर का काम क्या है, जैसे बताया गया था कि एनर्जी स्टोर करने का काम आता है। एनर्जी कैसे स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगी, जब तक चार्ज नहीं देंगे तब तक नहीं आएगी, तो चार्ज दे देते हैं। मान लेते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया हमने, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज डालेंगे, तो अगर ये दूर दूर होते तो कैसा होता, पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैल जाता है, इस पर मान लो प्लस क्यू डाल दिया आपने, ठीक है, और इस पर माइनस क्यू डाल दिया, ठीक, तो क्या होगा बताओ। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे फैल जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर इस सरफेस पे, ठीक है। ऐसे क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स काफी पास में रखी हुई है ना, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला होता, अगर मान लो कि ये प्लेट आपने बहुत ही दूर रखी होती,
तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला होता। देखो जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हमने देखा था, अगर ये दोनों कंडक्टर दूर दूर रखे होते तो पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला होता, नेगेटिव चार्ज भी पूरा फैला होता। अब ये दोनों पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज दोनों पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यही हुआ है उसमें भी, ये भी हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास पास आ जाएंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां फैल गया, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज यहां फैल गया। ठीक है, मतलब पास पास आ गए, तो इस वाले सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। और जैसे हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां से निकलेगी और ऐसे ऐसे चली जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। ठीक, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पे चली जाएगी। और ये पैरेलल प्लेट है, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सीधी सीधी होगी। ठीक है, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर निकलेगा, वहां भी परपेंडिकुलर घुसेगा, तो टेढ़ा तो होने का कोई मतलब नहीं होता। देखो यहाँ पे एंड इफेक्ट्स होते हैं, उस वजह से थोड़ा बहुत टेढ़ा होता है, लेकिन हम यहाँ पे मान लेंगे, हमारे कोर्स में यही है कि हम इसको मान लेंगे कि ये सीधी सीधी रहेगी ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, ऐसा ये होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन गई, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में ही होगी। ठीक है, प्लेट्स के बाहर मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इसको हम यहाँ पे प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स लेते हैं। एक ले लेते हैं यहाँ पे ए पे, ए, ठीक, एक ले लेते हैं ये बी ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं सी। ठीक, अब देखो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से भी होगी और इस चार्ज माइनस चार्ज की वजह से भी होगी और प्लस चार्ज की वजह से भी होगी। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, एक अच्छा देखो, ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये किस पे फैला हुआ है, ये यहाँ पे फैला हुआ है ना, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे फैला हुआ है ये शीट के ऊपर। ठीक है, शीट के ऊपर फैला हुआ है, तो इसका एक चार्ज डेंसिटी भी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ना, कितनी होगी, अच्छा क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा ले लेते हैं, सिग्मा, एक मिनट, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी बताओ। इसको हम बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, अब देखो यहां पे चार्ज कितने एरिया पे फैला हुआ है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज कितने एरिया पे फैला है, ए, हमने ए माना है ना इसका सरफेस एरिया, ये वाला एरिया ए माना है। तो ये जो चार्ज है, जितना चार्ज है प्लस क्यू चार्ज कितने पे फैला है, ए पे, और इस पे है माइनस क्यू चार्ज, ये भी तो ए पे फैला होगा। ठीक है, ये वाला, तो ये भी ए पे फैला होगा माइनस क्यू चार्ज। तो ये सिग्मा, ये वाला कितना सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्लस सिग्मा हो जाएगा। तो ये जो डेंसिटी हो जाएगी यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी प्लस सिग्मा, और ये माइनस चार्ज यहाँ पे फैला हुआ है तो इसका माइनस सिग्मा, क्योंकि क्यू तो सेम है और ए भी सेम है, तो माइनस ही आएगा बस। ठीक है, तो एक हो जाएगा प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, दूसरी हो जाएगी माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और ये जो चार्ज फैला हुआ है इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज एरिया पे फैला है ना, तो ये एक शीट की तरह एक्ट करेगा, कि ये जैसे कि एक चार्ज ये एक शीट के ऊपर फैला है, इस सरफेस के ऊपर फैला है ना ये, तो ये एक शीट की तरह एक्ट करेगा। और ये नेगेटिव चार्ज भी जो एरिया पे फैला है ये भी एक शीट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों शीट की वजह से जो चार्ज फैले हुए हैं ये दोनों शीट तीनों पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगी। ठीक है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज, अब हमें पता है कि जो कोई शीट है हमें, ठीक है, ये तो पता है ना, शीट के ऊपर कोई चार्ज फैला हुआ है, शीट के ऊपर, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई शीट मान लो लार्ज शीट है, ठीक है, इनफाइनाइट, इसके ऊपर कोई चार्ज फैला हुआ है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है इस पॉइंट पे, ये हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बोलो, ये होती है आपकी सिग्मा अपॉन 2a। ठीक है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन
सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, पढ़ चुके हैं ना हम। हाँ, और ये कांस्टेंट होती है, तो ठीक है। तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करती ये पॉइंट शीट से कितना दूर है, और ये ऑलरेडी ये लार्ज बोल रखा है, लार्ज कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स, तो इसका मतलब इसको इन्फाइनाइट ही मान लो आप, ठीक है। हाँ, इन्फाइनाइट मान सकते हैं। तो ए पॉइंट पे ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है ना, और नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स द चार्ज होती। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, उसको मान लेते हैं E1, ठीक है। पॉजिटिव शीट है ना ये, तो इससे तो दूर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे, तो दूर बना दी हमने यहाँ पे, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, ऐसे होगी, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज ए पॉइंट पे किधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स द चार्ज, तो इसको E2 मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो अब ए पॉइंट पे, अच्छा E1 कितना होगा, E1 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एट पॉइंट ए, एट ए लिख लेते हैं सीधा, ठीक है। एट ए E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा सिग्मा, सेम हो जाएगा सिग्मा अपॉन, क्योंकि देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है ना, तो उसमें प्लस माइनस रखते नहीं है, उसमें तो डायरेक्शन हम दे देते हैं, और इसीलिए हम ये प्लस माइनस रखते नहीं है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसमें हम ये चार्ज और जो ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम साइन के साथ नहीं रखते, क्योंकि ऑलरेडी हम डायरेक्शन दे चुके हैं, ठीक है। तो ये E2 कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अगेन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं, ठीक है, E2 माइनस E1। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, E1 और E2 बराबर आ रहा है ना, और ऑपोजिट है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 0 हो जाएगी, हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। और वैसे भी ये जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आ जाएगा ना सारा, तो बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है। और हमने प्रूफ भी कर लिया, देखो, ठीक है। ऐसे ही बी पॉइंट, ऐसे ही सी पॉइंट पे ले लेते हैं पहले, एट सी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो 0 होनी चाहिए, अभी देख लेते हैं आ जाएगा वो भी E1। अच्छा, इस पे देखो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा, उसको भी E1 ले लेते हैं, ठीक है, या तो क्या ले लो, चलो E1 ही ले लो, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज सी पॉइंट पे कहाँ लगाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज, E2 इधर लगाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एट सी E1 की वैल्यू कितनी है, सी के ऊपर E1 कितना है, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। और E2 कितना है, E2 की वैल्यू भी उतनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे शीट चार्ज है ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सिग्मा अपॉन, इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सी के ऊपर, वो कितनी हो जाएगी, वो सेम हो जाएगी, E1 माइनस E2 कर लो, ठीक है। तब ये तो दोनों बराबर हैं, ये दोनों की वैल्यू बराबर है, E1 और E2 की वैल्यू बराबर है, और दोनों ऑपोजिट लग रहे हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। तो ए और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे निकाल लेते हैं, ठीक है, बी पे भी निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पे बी पे पॉजिटिव चार्ज किधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लगाएगा, ठीक है, उसको ले लेते हैं E1। और नेगेटिव चार्ज वो भी इधर ही लगाएगा, क्यों, उसको ले लेते हैं E2। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब सेम डायरेक्शन में आ रही है, पॉजिटिव चार्ज इसको अवे फ्रॉम द चार्ज इधर लगाएगा, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज अपनी तरफ लगाएगा। तो दोनों की वजह से, दोनों शीट्स की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएगी, E1 और E2, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, अब ऐड हो जाएंगे, अब कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। तो निकाल लेते हैं एट बी E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना, और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी इतनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन अब E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे हम, E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यह आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा,
तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में ही एग्जिस्ट करती है, बाहर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आप याद रखना। चलो अब कुछ और देखते हैं इसी के अंदर। अब देखो ये दो प्लेट्स रखी हुई हैं, दोनों पे चार्ज है, तो इनका कुछ तो पोटेंशियल होगा, कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ना। इस कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है ये प्लेट, तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा, उसको मान लेते हैं V1, ठीक है, और इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, उसको मान लेते हैं V2, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। एक्चुअली हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस हमें पता है वो कितना होता है, वो होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चार्ज तो चलो ठीक है, क्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालते हैं और उसको डिवाइड कर लेंगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर का। अब हमको पता है कंडक्टर के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, सबका पोटेंशियल सेम होता है, तो कोई भी पॉइंट पकड़ लो इसमें से, ठीक है। तो उसको, इस डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं। चलो यहां पे मान लेते हैं कि ये एक वही प्लेट है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं, ये प्लस प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस पे फैला हुआ है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज फैला है, ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां जा रही है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, एक तो ये ए ले लेता हूं, इसको चलो 1 ले लो, 1, इसको 1 ले लेता हूं और इसको 2 ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट। मतलब फर्स्ट जो 1 पॉइंट है ये पॉजिटिव वाले कंडक्टर के ऊपर ही है, ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है वो नेगेटिव वाले कंडक्टर के ऊपर है, इस वाले कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मान लेते हैं V1 पे पोटेंशियल है, सपोज V1, सॉरी 1 पे पोटेंशियल है V1 और 2 पे पोटेंशियल है V2, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। और ये चार्ज हमारा प्लस Q और ये है माइनस Q, ठीक। अब हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब याद करो, हमने बोला था, हमने ये देखा था एक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो देखते हैं, dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है कि नहीं, याद आ रहा है, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, इसके ऊपर सवाल भी कर चुके हैं। तो अब देखो हम 1 से लेके 2 पे जाएंगे, ठीक है। तो 1 से जब 2 पे जाएंगे तो डी आर की डायरेक्शन क्या है, डी आर की डायरेक्शन उधर ही है 1 से 2, ठीक है। मतलब डी आर जो होगा वो इधर ही तो होगा ना, छोटा सा डिस्टेंस, मान लो छोटा सा डिस्टेंस है डी आर, वो किस तरफ होगा, डी आर वेक्टर वो 1 से 2 इस साइड ही होगा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, dV इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस 0, क्योंकि जो थीटा होगा, थीटा बिटवीन ई वेक्टर एंड डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, इज 0, ठीक है, ऐसे लिख लो, चलो 0 डिग्री, ठीक है, इसीलिए हमने यहां पे 0 ले लिया, DE और DR के बीच में एंगल 0 है। अब क्या करेंगे, ये तो cos 0 तो 1 हो गया, तो dV को सीधा लिख लेंगे, dV इक्वल टू माइनस ई डी आर, ठीक। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट, ठीक है। अब देखो लिमिट कैसे लगाएंगे, कहां से कहां जा रहे हैं हम, 1 से लेके 2 पे जा रहे हैं, तो 1 पे पोटेंशियल कितना है V1 और 2 पे कितना है V2, ठीक है। ऐसे ही अब देखो यहां पे 1 पे कितना डिस्टेंस है dr का 0 से, और जब 2 पे चले जाएंगे तो कितनी लेंथ मेजर हो जाएगी, ये कितना डिस्टेंस है, इसको ले लेते हैं d ले लेते हैं, ठीक है, d ले लेते हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, चलो इसको यहां पे लिमिट मत रखो, यहां पे ऐसे देख लेते हैं। अब देखो ये e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू डाल देते हैं, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, e की वैल्यू इंटू डी आर। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी आर, और इंटीग्रेशन डी आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस मतलब ये जो छोटा सा डिस्टेंस लिया है, इसको इंटीग्रेट करके मतलब ये कहां से कहां जा रहे हो, 1 से लेकर 2 तक कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, d, तो ये हो जाएगा सीधा d। तो हमारा ये जाएगा इंटीग्रेशन dv, ठीक है,
अच्छा ये इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं हम, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v, उस पर लिमिट लगेगी v1 से v2, ठीक। और इसका हो जाएगा ये माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dr क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। इसको 0 से d भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक जा रहा है, तो यहां पे तो कोई डिस्टेंस था नहीं, तो यहां से 0 ही था, और जब 2 पे जाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, d कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया बताओ, ये इसका dr की इंटीग्रेशन हो जाएगी 0 r, और इस पे लिमिट लगाएंगे 0 टू d। अब इस पे हम लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली लिमिट v2 माइनस नीचे वाली लिमिट v1 इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ऊपर वाली लिमिट d माइनस नीचे वाली लिमिट 0, ठीक है। अब देखो ये तो v2 माइनस v1 आ गया, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने v बोल दिया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम पोटेंशियल डिफरेंस को v बोल देंगे, तो क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, एक मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कौन सा है पहले देख लेते हैं। अच्छा हमने ये भी पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v1 बड़ा होना चाहिए v2 से, क्यों होना चाहिए, बिकॉज पोटेंशियल ये हम पढ़ चुके हैं ना पहले कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटता है, ठीक है। v1 बड़ा है v2 छोटा होगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटेगा, इसलिए v2 को कम होना पड़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये है। तो इससे हमें पता चलता है कि पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, v1 पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब इसको बोलेंगे कि v1 माइनस v2 कर लेंगे इसको, चलो पहले v1 माइनस v2 क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये v1 माइनस v2 हो जाएगा, और इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, ठीक है। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को v बोल देंगे हम, तो v क्या हो जाएगा, सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है हमारा ये C इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज ऑन द कंडक्टर, ऑन द कैपेसिटर, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट तो ऐसा हो गया ये ऊपर चला जाएगा, देखो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अच्छा सिग्मा की वैल्यू भी डाल देंगे, चलो डाल देंगे अभी, सिग्मा डी। तो सिग्मा क्या है हमारा, सिग्मा कितना है, देखो सिग्मा निकाला था ना, Q अपॉन है, इसकी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। या तो देखो चार्ज की वैल्यू डाल देते हैं यहां से, Q क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, कुछ भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो इसको सिंप्लीफाई करना है। Q कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी, ठीक है। ये तो कट गया, तो कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया ये, तो सी बोल सकते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला है, देखो एक फॉर्मूला तो ये भी है, सी इक्वल टू क्यू बाई वी, और दूसरा हमने इसी की हेल्प से निकाला ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है। देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूं आपको मैं कि क्या मतलब है इसका। यहां पे देखो जो कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और किस पे, एप्सिलॉन नॉट तो चलो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, ठीक है, और डी पे डिपेंड कर रही है। मतलब ये एक डायमेंशन ही तो हुए कि एरिया भी एक कुछ ज्योमेट्री का पार्ट है, और डी भी जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो भी एक ज्योमेट्री है, मतलब ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, मतलब उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं हम यहां पे, एक बार फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं।
ए एप्साइलन नॉट अपॉन डी। ठीक है, तो यहां से ये पता चलता है कि जो सी है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन शेप, साइज, ठीक है, एंड ज्योमेट्री। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हो कि एरिया पे डिपेंड कर रहा है, डी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो एक ज्योमेट्री का पार्ट हो गया ना। चार्ज पे डिपेंड कर रहा है क्या? चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं करता। अब आप बोलोगे कि भाई ये फॉर्मूले में तो आ रहा है चार्ज, ठीक है, और पोटेंशियल भी आ रहा है, तो क्यों नहीं करता? जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टंकी का, तो टंकी की कुछ कैपेसिटी होगी ना, 500 लीटर, 1000 लीटर, मान लो 1000 लीटर की टंकी है, तो आप क्या बोलोगे कि इसके अंदर 1000 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, तो 1000 लीटर इसकी कैपेसिटी हो गई। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि अच्छा मान लो टंकी के अंदर 100 लीटर पानी है, तो आप क्या बोलोगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है? क्या बोलोगे, 100 लीटर या फिर 1000 लीटर? 1000 लीटर ही बोलोगे ना। अब मैंने उसके अंदर पानी को बढ़ा के 500 लीटर, 600 लीटर ऐसे कर दिया, पानी को चेंज कर रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, उसकी कैपेसिटी चेंज हो रही है? नहीं ना, 1000 लीटर ही रहेगी तब भी कैपेसिटी। और अगर मैं पानी खाली भी कर दूं, तो कोई पानी है ही नहीं उसमें, तो आप क्या बोलोगे, उसकी कैपेसिटी कितनी है? तब भी 1000 लीटर ही रहेगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो कि जैसे टंकी की कैपेसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वैसे ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि उसके अंदर कितना चार्ज है। टंकी और पानी को ऐसे रिलेट करो, कैपेसिटर और चार्ज। ठीक है, तो जो टंकी की कैपेसिटी होगी कोई चेंज नहीं होगी जब तक तुम उसको काटोगे नहीं, उसकी ज्योमेट्री चेंज नहीं करोगे। वैसे ही अगर कैपेसिटर की ज्योमेट्री चेंज नहीं की तो उसकी जो कैपेसिटी होगी, उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चार्ज उस पर हो चाहे ना हो। ठीक है, ये ध्यान में रखिए आप। लेकिन फॉर्मूला है, वो बिल्कुल है, फॉर्मूला है, लगा सकते हैं। देखो इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम ना। मान लो पानी की डेंसिटी क्या हुई, आप एक गिलास में पानी लेते हैं तो क्या होगा, उसका मास, पानी का मास अपॉन पानी का वॉल्यूम, सिंपल डेंसिटी। मैं बोल दूंगा कि पानी है ही नहीं, मास 0, गिलास में पानी है ही नहीं। ठीक है, और गिलास में वॉल्यूम भी नहीं है उसका, पानी का कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी पानी की? तब भी तो 1000 ही रहेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या डेंसिटी ऑफ पानी मास ऑफ पानी पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। वॉल्यूम ऑफ पानी पर डिपेंड कर रहा है? नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? वो उसकी प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, लेकिन ऐसे फॉर्मूला हम दे सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ मास हो और उसका कुछ वॉल्यूम हो, तो उन दोनों को डिवाइड करके हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो वैसे ही है ये कैपेसिटेंस भी यहां पे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का एक ये भी लिख लो फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हैं, Q बाई वी। ठीक है, लेकिन ये दिमाग में डाल लो कि ये जो कैपेसिटेंस है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है एरिया पे, ये डायमेंशंस वगैरह पे। ठीक है, इस चीजों पे। तो ये आप इसको याद रखना। और ये भी लिख लेते चलो इसमें, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस of a capacitor doesn't depend on charge and potential difference। ठीक है, फॉर्मूला तो है, लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड नहीं करता उस पर। वो डिपेंड तो उसी पे करता है, किस पे? शेप, साइज, एरिया, डायमेंशन, इन सब चीजों पे। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। मतलब कि अगर हमने प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ठीक है,
डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई इंसुलेटर भर दिया, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस पे कितना फर्क पड़ेगा, क्या होगी उसकी वैल्यू, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं वही इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अभी भरा नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, और हम निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकाल चुके हैं। इस पे सिग्मा होगा प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा होगा। ठीक है, अब क्या किया आपने, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और सी की वैल्यू कितनी थी, मान लेते हैं, चलो सी ले लेते हैं। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा था तो क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना, यही तो होगा ना, निकाल चुके हम भी। तो अब देखो ये अगर हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक भर देंगे अगर, मान लो भर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे ये भर दिया, अब क्या होगा, अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना यहाँ पे, वो चेंज हो जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, देखो ये जो हमने बनाया ये जो ई की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो एक्सटर्नल फील्ड ही है ना। तो आप बाहर से लाए कोई मटेरियल आपने इसके अंदर डाल दिया, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि कोई डाइलेक्ट्रिक हमने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल हो गया ना डाइलेक्ट्रिक के लिए, क्योंकि ये पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई थी, आपने मटेरियल डाल दिया तो उस मटेरियल के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल हो गई। तो अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालें तो उसके उस मटेरियल के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, ई नेट कितना हो जाता है, वो हम पढ़ चुके हैं, कितना हो जाता है, ई अपॉन के हो जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, हम जब डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो ई नेट जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये अब जो ई नेट आएगा, ई नेट कुछ होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वो कितना होगा, जितनी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी शुरू में, बाहर से जो लगाई थी ये ई, दैट डिवाइडेड बाय के क्या चीज है, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक, और ये इसकी ये चीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो चाहे रिलेटिव परमिबिलिटी बोलो, परमिटिविटी एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पे हम अब समझ में आ रहा है कि यहां पे जो के हम यहां पे यूज करते हैं कैपेसिटर के अंदर, और एप्सिलॉन आर वो यूज करते हैं कूलम्स लॉ में। ठीक है, और उस ऐसी ही चीजों में यूज करते हैं जहां पे चार्ज के बीच में फोर्स निकालना हो या फिर दूसरी चीजें, और वो भी बाद में देखेंगे और कहां पे यूज करते हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक हम यूज करते हैं जहां पे मीडियम की बात आ जाती है कि मीडियम रख दिया, ठीक है, यहां पे रख दिया, वहां रख दिया, ऐसा कुछ। तो के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहां पे ई नेट होगी। ठीक, तो अब हम वही सब निकालेंगे, लेकिन ई नेट हो जाएगा हमारा, बस जहां जहां पे ई रखा था हमने वहां पे ई नेट रख देंगे। अब देखो इसका भी कर लेते हैं डेरिवेशन। तो यहां पे इस पॉइंट पे मान लेते हैं पोटेंशियल है V1, V1, ठीक है, और यहां पे है V2। ठीक है, तो V1 से लेके V2 जाएंगे और इनके बीच में डिस्टेंस मान लो D है। अब V1 से V2 जाएंगे हम और वही इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी, dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, अब यहां पे जो E होगा ना, यहां पे E एक्चुअली E नेट होगा, चलो अभी E लिख देता हूं। ठीक है, E डॉट डी आर ये जर्नल इक्वेशन है। ठीक, अब इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, E की जगह क्या होगा, E नेट, और थीटा तो इनके बीच में कितना है, थीटा तो 0 ही है ना, वही E की डायरेक्शन में, E नेट की डायरेक्शन में dr भी इसी डायरेक्शन में है, dr वेक्टर। ठीक है, तो इसीलिए थीटा 0 हो गया। अब dv क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा हमारा माइनस ई नेट रखेंगे अब, क्योंकि अब ई नेट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है ना यहाँ पे वो ई नेट होगी, ई नहीं होगी, ई तो एक्सटर्नल हो गया। अब तो मीडियम के अंदर से जा रहे हो ना आप, मीडियम के अंदर से जाओगे तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, ई नेट इंटू डी आर कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 तो 1 हो गया, ये हो गया माइनस ई नेट और डी आर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो ये है ई बाई के, रख देते हैं उसको, ये हो जाएगा माइनस ई बाय के, और ई क्या था, ई था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे यही याद आ रहा है कि नहीं आ रहा,
इन्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, इक्वल टू जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, हमने ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको k से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया इंटू डी आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो dv इक्वल टू ई की जगह क्या रख दें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो dv इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी आर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये तो कांस्टेंट है। ठीक, इंटीग्रेट करो, चलो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन v1 से v2। ठीक है, और ये वही 0 से लेके d तक। अब ये कितना आ जाएगा v, इस पे लिमिट लगेगी v1 से v2। ठीक है, इक्वल टू इसका ये माइनस सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर आ गया कांस्टेंट है, के एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया। और क्या होगा, इंटीग्रेशन डी आर का क्या हो जाएगा, वही जैसे हमने पहले किया वैसे ही करना है, डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, उस पर लिमिट लगेगी 0 से d। ठीक है, अब इस पे लिमिट रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, माइनस सिग्मा d माइनस 0 ऐसा कुछ अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और v2 माइनस v1 को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा v1 माइनस v2 इक्वल टू, और यहाँ पे माइनस हट जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये v1 माइनस v2 हो जाएगा, और ये सिग्मा d अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया के एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो v1 माइनस v2 है, ये ज्यादा पोटेंशियल यहाँ होगा, कम पोटेंशियल यहाँ होगा, वही जो बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है राइट हैंड साइड की तरफ, तो राइट हैंड साइड की तरफ पोटेंशियल घटेगा तो v2 कम हो जाएगा, v1 ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमने ऐसा निकाला। तो इसको हम बोल देंगे सिंपल v, पोटेंशियल डिफरेंस v। क्या हो जाएगा ये, v इक्वल टू सिग्मा d अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसके बाद हम c की वैल्यू, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है q अपॉन v। ठीक है, और q को हम लिख लेंगे सिग्मा इंटू एरिया जैसे पहले किया। ठीक, और v को लिख लेंगे हम, ये वाली वैल्यू डाल देंगे सिग्मा d अपॉन सिग्मा d, कितना हो जाएगा बोलो, सिग्मा d अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, सिग्मा सिग्मा कट गया, ये के एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के। अच्छा, ये c को हम c डैश ले लेते हैं, नई कैपेसिटेंस। ठीक है, नया कैपेसिटेंस, पुराना कैपेसिटेंस क्या था, बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस की वैल्यू ये थी। अब नए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, c डैश इक्वल टू q अपॉन v। ठीक है, अब ये सिग्मा, ये जो निकाला हमने के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी क्या था c, तो इसको बोल सकते हैं c डैश, जो नया कैपेसिटेंस आया है वो हो जाएगा k टाइम्स c, पुराना कैपेसिटेंस, तो k टाइम्स हो गया। और k की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है फॉर इंसुलेटर्स। ठीक है, 1 से ज्यादा होती है, किसी की वैल्यू 10 हो गई, किसी की 100 हो गई, 50 हो गई, जो भी हो गई, तो इसका मतलब ये पता चलता है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें, कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये तो एक फायदे का सौदा है, इससे फायदा हो जाएगा, क्योंकि अब कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ गई तो आप ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो। ठीक है, हमें तो ऐसा कैपेसिटर चाहिए जिसकी कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा हो। अब ज्यादा होगी तो उसके अंदर चार्ज ज्यादा आएगा, ज्यादा चार्ज आएगा तो उसके अंदर एनर्जी भी ज्यादा स्टोर कर सकेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका फायदा होता है। हम क्या करते हैं, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल के उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसको आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमने रिलेशन तो निकाला था। ठीक है, वो क्या था, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, तो ये बार बार हमको ना इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, अगर यूनिफॉर्म है, मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे कुछ। ठीक है, और आप एक पॉइंट से जा रहे हो, सपोज ये यहाँ पे इस पॉइंट पे v1 पोटेंशियल और इस पॉइंट पे v2 पोटेंशियल है। ठीक है, और आप यहाँ से यहाँ जाते हो, इसके बीच में डिस्टेंस है कुछ d है मान लो। ठीक है, d डिस्टेंस, तो आप कैसे करोगे इसको, ये इंटीग्रेशन करोगे ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है और डी आर, इनके बीच में एंगल 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका v1 से लेके v2 तक लिमिट, और ये डी आर की डायरेक्शन भी तो इधर ही है ना, डी आर वेक्टर।
ठीक है, डी आर की डायरेक्शन भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो ये लिख लेंगे हम माइनस ई डी आर कॉस 0, ठीक है, और ये कॉस 0 1 होता है, और इसको लिख लेंगे माइनस ई डी आर, सिंपल, और ई तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रखा है उसने, तो ई बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, देखो डीवी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा, इस पर लिमिट लगेगी v1 से v2, और ये माइनस हो जाएगा, ई तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इस पे लिमिट लगेगी 0 से लेके d तक, ठीक है, तो अब डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा r, ये हम कर चुके हैं 0 से d, तो अब देखो ये v2 माइनस वी वन क्या आएगा, v2 माइनस वी वन इक्वल टू माइनस ई इंटू डी माइनस 0, ठीक है, अब ये v1 इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, v1 माइनस वी टू कितना हो जाएगा ed, मतलब क्या हुआ कि इन दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिंपली ई इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक और चीज, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ठीक है, ई इंटू डी लगा सकते हो सीधा। अब ये याद रख लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल उसी डायरेक्शन में आप जाते हो तो आप सीधा लगा सकते हो ई इंटू डी, सिंपल, ठीक है। अब देखो एक और चीज, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगेन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मान लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और आप एक पॉइंट से जाते हो, सपोज ये 1 है, ये यहाँ पे पोटेंशियल v1 है, और यहाँ से जाते हो यहाँ तक, यहाँ पे पोटेंशियल है v2, उसके बाद ये मान लो डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस मान लो d है, ठीक है, ये d हो गया, और इनके बीच में मान लो ये एंगल है e, ये थीटा, तो डी आर किधर होगा, डी आर 1 से 2 जा रहे हो तो डी आर भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा ना, ठीक है, डी आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा जिस डायरेक्शन में आप 1 से 2 जा रहे हो। तो आप बताओ कि अब अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, तो अब एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, एंगल हो जाएगा, देखो यहाँ पे थीटा है, तो डी आर इस डायरेक्शन में, ई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा हो गया, ठीक है, अरे इस डायरेक्शन में होगा ना डी आर, ठीक है, ऐसे जा रहे ना 1 से 2, तो डी आर की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन थीटा हो गया, तो उसको कैसे लिखोगे, माइनस ई डी आर कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन कर लो, यहां पे लगाओ इंटीग्रेशन, डी वी इंटीग्रेशन v1 से v2 इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा डी आर इंटीग्रेशन 0 से d, ठीक है। अब ये इसका इंटीग्रेशन को देखो, ये ई कांस्टेंट है, थीटा भी तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, क्यों थीटा कहां चेंज हो रहा है, पूरे रास्ते थीटा एक ही रहेगा, ये दोनों इसको बाहर ले लो, ई कॉस थीटा को बाहर ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से डी आर, ठीक है, डी आर हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन कर लो तो डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, और इस पे डी वी का इंटीग्रेशन वी, इस पे लिमिट लगेगी v1 से v2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये तो चलो ये रहा माइनस ई कॉस थीटा माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा, ये डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, इस पे लिमिट लगेगी 0 से d, तो अब कितना हो गया ये माइनस ई कॉस थीटा इंटू डी माइनस 0, ठीक है। अब इसको कैसे लिख लेंगे, अच्छा यहां पे भी लिख लो, यहां पे भी लिमिट डाल देते हैं, v2 माइनस वी1 क्या हो जाएगा, v2 माइनस वी1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है, इंटू डी, ठीक। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, v1 माइनस वी टू इक्वल टू ई डी कॉस थीटा। तो आप इसको भी याद कर सकते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम सीधा पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं कि इतना होगा भाई ई डी, ई इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई इंटू डी। और अगर किसी एंगल पे जा रहे हैं तो हम सीधा बोल सकते हैं ई डी कॉस थीटा, ठीक है। ये रिजल्ट्स आप याद कर सकते हो, तो इससे हमारा क्वेश्चन जो है छोटा हो जाएगा, बार बार आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म दी गई होती है, ठीक है। तो हम ये सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जो रिजल्ट्स हैं इसको आप सीधे याद कर लीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है, आप सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आप चलते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डी हो जाएगा, सिंपल। और अगर किसी एंगल पे चलते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई डी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, इसका यूज आएगा बाद में, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
अब देखते हैं एग्जाम्पल 2.8। इसमें बोल रहा है कि अ स्लैब ऑफ मटीरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस 3/4 D वेयर D इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि एक आपके पास कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उसके अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे रखा है, और बोल रहा है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है D, ठीक है, D दिया हुआ है, और जो डाइलेक्ट्रिक आपने भरा है उसकी थिकनेस बोल रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है 3/4 D। मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसे कुछ दे रखा है, ये मान लो इतना है, ठीक है, इतना भर रखा है, ये भर दिया, ठीक है, इतना, ये डाइलेक्ट्रिक भर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, K ले लो, और इसकी थिकनेस है कितनी, 3/4, 3D/4, ठीक है, 3D/4 हो गया, हाँ हो गया। अब बाकी कितना बचा, ये कितना हो जाएगा, ये D - 3D/4 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा फिर, ये D/4 हो जाएगा बाकी, ठीक है, D/4 हो गया। इन दोनों को ऐड करके देखो D आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ठीक है। तो अब ये एक प्लेट एरी बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया। अब बोल रहा है कि हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अब कैपेसिटेंस कितनी चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ठीक है, अब निकालते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसका एरिया ले लेते हैं, चलो A ले लेते हैं, इसका एरिया ले लेते हैं A, ठीक। अब निकालते हैं कैपेसिटेंस। देखो ये क्या है, इसके ऊपर चार्ज तो दिया नहीं है, हम मान लेंगे कुछ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ मान लेंगे, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं यहां पे पोटेंशियल है V1, ठीक है, यहां पे है V2 और यहां पे है V3, ठीक है। अब ये हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, हमें जाना है V1 से लेके V3 तक। तो हम बोल सकते हैं V1, पहले हम V1 से V2 जाएंगे, तो क्या हम बोल सकते हैं V1 - V2 इक्वल टू E इंटू डी। ई नेट लेंगे यहां पे, ई नेट कुछ, ई नेट होगा ना डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो ई नेट होता है कुछ, ई नेट इंटू डी कितना है, 3D/4। देखो अभी हमने पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा है, अभी ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, जितना भी आप चले वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, सीधा। तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 से V2 तक क्या हो जाएगा, ई नेट इंटू डिस्टेंस कितना चले, 3D/4, सिंपल, ठीक है। और ई नेट कितना होता है, ई नेट चलो बाद में देख लेंगे उसको। अब यहां देखो, यहां पे कितना, V2 से V3, V2 से V3 कितना है, V2 से V3 भी तो जा सकते हैं, चले जाते हैं, क्या हो जाएगा अब तो V2 से V3, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे तो चलो वही है, हवा है, खाली है, कोई मीडियम नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी पहले थी वो उतनी रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E इंटू डिस्टेंस कितना है, ये D/4, तो D/4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर देंगे इन दोनों को, क्या हो जाएगा, V2 और V2 तो कट जाएगा, तो V1 - V3 आ जाएगा, कितना, V1 - V3 इक्वल टू कितना हो गया, ये इन दोनों को ऐड करेंगे ना। तो इससे पहले यहां देख लेते हैं कि ई नेट क्या हो जाएगा। हमें पता है कि ई नेट का मतलब क्या, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, यही हम पढ़ चुके हैं। जितनी एक्सटर्नल फील्ड मतलब जितनी पहले थी, जितनी बाहर थी, इसको मीडियम को लगाने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ई थी, ठीक है, हवा में, इन दोनों प्लेट के बीच में। तो वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन K, और K दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है K, तो ये हो जाएगा 3D/4, ठीक है, इंटू, तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, E/K 3D/4 इंटू प्लस E इंटू D/4, ठीक है। तो यहां से कुछ कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, E D/4 कॉमन आ जाएगा, E इंटू D/4 कॉमन आ गया, बचा क्या, 3/K प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बिटवीन द प्लेट्स। अब हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, C क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम V ले लेते हैं, चलो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स को हम V ले लेते हैं, तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा।
तो चार्ज तो कितना है, चार्ज मान लेते हैं कुछ है यहाँ पे, ठीक है, कुछ चार्ज होगा और कुछ यहाँ पे प्लस चार्ज मान लेते हैं और यहाँ पे माइनस चार्ज मान लेते हैं और यहाँ प्लस सिग्मा मान लेते हैं इस वाली प्लेट पे और यहाँ पे माइनस सिग्मा। ऐसा ही है ना, ऐसा ही होता है, हमने पढ़ा है। और उसका एरिया हमने ये माना है, तो हम बोल सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, ये तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, यहाँ पे रख दो सिग्मा इंटू ए, ठीक, अपॉन वी, वी क्या पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वैल्यू डाल देते हैं, कितना हो जाएगा ई इंटू डी बाय 4 और ये नीचे 3 बाय के प्लस 1, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई, ई वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है जब मीडियम नहीं लगाया था। तो मीडियम नहीं लगाया था, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है जब कोई मीडियम नहीं होता तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, और 4 भी साथ में डी बाय 4 और यहाँ पे 3 बाय के प्लस 1, ठीक है। और सिग्मा कट गया, सिग्मा कट जाएगा ये, ठीक, ये हो गया। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 4 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है, और यहाँ पे 3 बाय के प्लस 1, ठीक है। ये इसको हम एक्चुअली सी डैश ले लेते हैं, नया कैपेसिटेंस है ना, सी डैश मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद ये सी डैश हो गया। और पहले कितना था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था उसको सी ले लेते हैं, तो वो तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होगा, क्योंकि कोई डाइलेक्ट्रिक तो था नहीं उससे पहले, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये पुराना कैपेसिटेंस। तो अब देखो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 सी अपॉन 3 बाय के प्लस 1, ये हो गया ना, क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी को हमने सी लिख लिया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4 सी के, एलसीएम लेके के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अपॉन 3 प्लस के, ये हो जाएगा, ठीक है। तो नई कैपेसिटेंस हमारी आ गई 4 सी के अपॉन 3 प्लस के, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा लेक्चर खत्म, और क्विज 2.6 आपके लिए, आप इसे करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।